everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स विच यू वुड सजेस्ट एज सेफगार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो अगर आपको कुछ पब्लिक हेल्थ मेजर्स सजेस्ट करने हो सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट और वी कैन बी सेफ अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, तो हम क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में इनको 4 पॉइंट्स में समराइज किया है. तो सबसे पहले है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन. तो पर्सनल हाइजीन बनाना बहुत ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी है पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना. तो अगर हम पर्सनल हाइजीन की बात करें, पर्सनल हाइजीन मतलब क्लीन बॉडी, क्लीन से ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन फूड, फिर एक न्यूट्रिशियस फूड, एक बैलेंस्ड डाइट, राइट. तो ये सब आ जाएंगे हमारे पर्सनल हाइजीन में. ठीक है, कि हमें अपने जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं या हमारी बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो वो सारी हमें क्लीन रखनी है. वहीं पर अगर हम पब्लिक हाइजीन की बात करते हैं तो पब्लिक हाइजीन में जो हमारी सराउंडिंग्स है उनकी क्लीनिंग आ जाएगी. ठीक है, जो हमारी सराउंडिंग्स है उनको हम क्लीन रखेंगे, वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपर करेंगे. ठीक है, मतलब कूड़ा घर से निकाल के ऐसे ही कहीं नहीं फेंक देंगे, जहाँ पर जगह है वहीं पर फेंकेंगे, राइट. तो ये सब आ जाएगा हमारा पब्लिक हाइजीन में. इसके साथ साथ डिसइंफेक्टिंग वाटर. ठीक है, जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जहाँ से पानी की सप्लाई की जाती है वहाँ पर डिसइंफेक्शन, उस पानी की क्लीनिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दिस कम्स अंडर पब्लिक हाइजीन. देन नेक्स्ट इज आइसोलेशन. अब आइसोलेशन से क्या होगा, हमें पता है कि बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस ऐसी हैं जो एयरबॉर्न है, वाटरबॉर्न है, फूडबॉर्न है. ठीक है, तो स्पेशली अगर हम एयरबॉर्न डिजीजेस की बात करते हैं, अब एयरबॉर्न डिजीजेस में कौन कौन से आते हैं. ठीक है, एयरबॉर्न डिजीजेस टाइप जैसे कि इसमें आता है ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, इसमें आता है चिकन पॉक्स. ठीक है, ये सारी ये जो डिजीजेस हैं ये होती है एयरबॉर्न. तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को अगर चिकन पॉक्स हुआ है तो आपने यूजुअली देखा होगा कि मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, इस केस में बोला जाता है कि जिस इंसान को ये बीमारी हुई है ना उसको थोड़ा सा आइसोलेट कर दिया जाए. ठीक है, क्योंकि अगर हम उसके कांटेक्ट में आएंगे तो हो सकता है कि वहाँ से जो जर्म्स हैं वो हमें पास ऑन हो जाए और हम भी सेम बीमारी से इन्फेक्ट हो जाए. और ऐसा हो सकता है कि अगर वो इंसान आइसोलेट ना हो, ठीक है, जैसे कि आज हम अगर कोविड की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि वो स्नीजिंग से फैलता है, हवा में आ जाता है, फिर लोगों को हो जाता है. तो अगर हम खुद को आइसोलेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों में फैल जाए. ठीक है, मतलब अपने आसपास जितने भी लोग हों वो उसी बीमारी, वही सेम बीमारी सबको हो जाए. सो वी नीड टू आइसोलेट, वी नीड टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ दीज वायरसेस, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की. अब ये वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन अगेन एक कॉमन वर्ड हो चुका है. ठीक है, जब से कोविड आया है पिछले 2 साल से. तो अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो क्या होता है कि कोई भी डिजीजेस है, जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो तब से उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट होती है. सबसे पहले उसे BCG दी जाती है, एक वैक्सीन. उसके सिवा उसको पोलियो वैक्सीन दी जाती हैं और वो जब तक 2 साल का तो मिनिमम नहीं हो जाता तब तक तो उसको बहुत सारी वैक्सीनेशन उसकी होती है. उसमें इट इंक्लूड्स चिकन पॉक्स, इट इंक्लूड्स हेपेटाइटिस, ये सारी उनको दवाइयाँ मतलब वैक्सीन्स दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, मतलब मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, राइट. तो हमें लोगों को वैक्सीनेट करना है प्रॉपर वे से और प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन होनी चाहिए. तो इससे भी जो ये स्प्रेड है डिजीजेस का, इन्फेक्शियस डिजीजेस का, इसको हम रोक सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लास्ट वेक्टर इरेडिकेशन.
बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब अगर हम बात करें मलेरिया की, अगर हम ऐसी कुछ डिजीजेस की बात करें जिनके वेक्टर्स हमारे आसपास होते हैं, ठीक है, तो अब जो अगर मलेरिया की हम बात करें हैं, मलेरिया क्या है? मलेरिया एक प्लाज्मोडियम है जो ये क्रिएट, मतलब ये डिजीज जिससे होती है, इसका कैरियर कौन है? इसका कैरियर है मस्कीटो, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अपने आसपास उतनी सफाई रखनी है। अगेन वी वेंट टू द फर्स्ट पॉइंट, राइट। तो हमें पब्लिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, अपने आसपास पानी को नहीं खड़ा होने देना है, ताकि जो वेक्टर्स हैं जो इन डिजीजेस को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसमिट करते हैं, हम उनकी ग्रोथ को अपने आसपास रोक सके, ताकि ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं ये स्प्रेड ना हो, ठीक है। सो आई होप ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो आप इनको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी डिटेल आप इसमें लिखना चाहें, ठीक है। तो अपने आसपास क्लीनिंग रखें, वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे लें, प्रॉपर नंबर ऑफ डोजेज लें, सो दैट हम इन इन्फेक्शियस डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच वे हैज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प्ड अस टू कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो जो बायोलॉजी है उसकी, मतलब जो हम बायो पढ़ते हैं, उसने कैसे कंट्रोल की है हमारे आसपास इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। तो उसके लिए मतलब हमें बायोलॉजी ने क्या सिखाया है इन इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले है कि बायोलॉजी की इस फील्ड में जो एडवांसमेंट है उसने हेल्प किया है हमें टू बेटर अंडरस्टैंड कि कैसे फाइट करना है बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस को, कैसे डिजीजेस के अगेंस्ट हमें एक्शंस लेने हैं, कैसे हमें उनके अगेंस्ट मतलब ऐसा करना है कि वो डिजीजेस ना हो, ठीक है। उसके बाद एज द लाइफ साइकिल्स ऑफ वेरियस पैरासाइट्स, पैथोजेंस and vectors are known to us, biology has developed mode of transmission of various diseases and measures to control them। तो हमने क्या किया है, हमने लाइफ साइकिल्स पढ़ी हैं, बहुत सारे पैरासाइट्स की, बहुत ज़्यादा पैथोजेंस की, वेक्टर्स की, ठीक है। तो हमने जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में जाओगे तो आप इनको डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कि कैसे मस्कीटो जो है, वो जो मलेरिया होता है वो कैसे कैसे हम तक पहुंचता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम कहाँ होता है, कहाँ से वो मस्कीटोज उन पे मतलब कहाँ से वो मस्कीटोज के साथ स्टिक हो जाते हैं, और कैसे मस्कीटो जब हमें बाइट करता है तो फाइनली हमारे ब्लड में क्या होता है, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, हमने इनकी डिटेल्ड स्टडी की है, हर एक पैथोजन की, पैरासाइट की हमने लाइफ साइकिल को डिस्कस किया है। उनको डिस्कस करने से क्या हुआ है कि हमें ये पता चला है कि अच्छा ये स्टेज है, इस पे हम रोक सकते हैं। अगर हमने इस लाइफ साइकिल को इस स्टेज पे रोक दिया ना, तो फर्दर ये जो लाइफ साइकिल है वो आगे नहीं जाएगी, तो फाइनली ये जो डिजीज है ये नहीं फैलेगी, ठीक है। So this is how biology has helped us. नेक्स्ट है वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स यू कैन से, बहुत सारे डिजीजेस के अगेंस्ट, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है। एक टाइम था जब स्मॉल पॉक्स इतना फैला हुआ था तो ऐसा लगता था कि ये डिजीज तो मतलब ऐसी है जो सबको मार देगी और कोई नहीं बच पाएगा, लेकिन इस डिजीज के अगेंस्ट भी वैक्सीन बनाई गई जिससे कि ये डिजीज कंट्रोल में आई, और आज अगर आप देखो तो ये डिजीज बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुकी है, राइट। सो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, हर एक के अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं और लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है। इससे डिजीजेस का स्प्रेड जो है वो रोका गया, इनको अच्छे से इरेडिकेट किया गया, और इन वैक्सीनेशन से ही ये पॉसिबल हो पाया है, राइट। उसके बाद है वेरियस ड्रग्स एंड वैक्सीन्स हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। तो बहुत सारे ड्रग्स, बहुत सारी वैक्सीन्स को बनाया गया है
यूजिंग दीज बायोलॉजिकल टेक्निक्स। ठीक है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, सॉरी बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ड्रग्स और वैक्सीन्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी किसकी मदद से हुआ है, इसी बायोलॉजी की जो फील्ड है उसमें जो एडवांसमेंट्स हुई हैं उसी से हमने इतनी सारी चीजें बनाई हैं। Antibiotics have played major role in the treatment of infectious diseases. Antibiotics, ठीक है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, कई बार कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको ना एंटीबायोटिक्स देता है, तो ये एंटीबायोटिक्स जो है ये हमें इन इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचाते हैं, मतलब दे हैव प्लेड अ मेजर रोल इन इन्फेक्शियस डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, राइट। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस टेक प्लेस, एमीबाइसिस, मलेरिया, एस्कैरियासिस एंड न्यूमोनिया। तो अगर हम एमीबाइसिस की बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेक्टर क्या होता है। हम तब से वेक्टर 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 बोले जा रहे हैं, तो वेक्टर है क्या, तो देखते हैं। ये एक ए ऑर्गेनिज्म है और ये एक बी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये जो ए ऑर्गेनिज्म है ना, ये डिजीज्ड है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से इस इंसान को, एक जो भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एक डिजीज हुई है। ठीक है, इसके ऊपर ये एक पैथोजन है, राइट। अब अगर जब तक ये पैथोजन इस ए ऑर्गेनिज्म से बी ऑर्गेनिज्म पे नहीं पहुंचेगा तब तक बी ऑर्गेनिज्म को ये डिजीज नहीं होगी। तो अब वो लिविंग एजेंट्स जो इस पॉजिटिव एजेंट को एक डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक लेके जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, तो अब ये वेक्टर समझ आ गया। जैसे एस्कैरियासिस क्या होता है, एस्कैरियासिस एक वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब कि उसका पैथोजन कहीं और है और वो कहीं और जाके डिजीज कॉज कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि एक वेक्टर है जो उसको डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक लेकर जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे स्प्रेड होता है, इट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। और इसकी जो वेक्टर है, एमीबाइसिस का जो वेक्टर है दैट इज हाउस फ्लाई, और इसका पॉजिटिव एजेंट है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एमीबा एमीबा है कहीं ना कहीं, ठीक है, याद रहेगा। तो अब क्योंकि ये मैंने टाइप किया था तो मैंने इटैलिक्स में लिखा है क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है। जब आप इसको हाथ से लिखोगे तो आप इसको अंडरलाइन करोगे। सिर्फ जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल ही होगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ है। दूसरा है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जो एक टाइम आता है तो काफी, मतलब एक सीजन आता है तो काफी लोगों को हो जाता है। कब होता है, जनरली जब बहुत सारे मच्छर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो वेक्टर है वो है फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो, राइट। तो ये अगेन एक वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको स्प्रेड करता है फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। तो जब ये मस्कीटो किसी डिजीज्ड पर्सन को बाइट करेगा तो साथ में उसका ब्लड ले जाएगा। अब डिजीज्ड पर्सन को बाइट करने के बाद जब ये एक हेल्दी पर्सन पे जाएगा, मतलब एक हेल्दी इंसान पे जाके बैठेगा और उसको बाइट करेगा, तो जो उसने ब्लड सक किया है उसमें क्योंकि पैथोजेंस भी आए हैं तो ये पैथोजेंस जो है वो एक हेल्दी इंसान को ट्रांसमिट हो जाएंगे और इससे जो हेल्दी इंसान है उसको भी सेम डिजीज हो जाएगी, मलेरिया, राइट। इसका पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। तो बेसिकली ये डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कौन सा ऑर्गेनिज्म लेकर जा रहे हैं, प्लाज्मोडियम की कोई स्पीशीज, राइट। उसके बाद है एस्कैरियासिस। अगर हम एस्कैरियासिस की बात करें तो ये स्प्रेड होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। ओके, अब इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है, उसका पॉजिटिव एजेंट है एस्कैरियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, जो इनके नाम है ना उन्हीं से बहुत सिमिलर है। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया की अगर हम बात करें तो ये स्प्रेड होता है थ्रू डिजीज्ड स्पूटम, मतलब कोई इंसान है उसको निमोनिया है, उसने थूक दिया, उसने स्नीज कर दिया, उसने खांस दिया, तो अगर वो जो स्पूटम है, ठीक है, वो जो थूक एक तरह से वो अगर किसी हेल्दी पर्सन के में चला गया, ठीक है, कोई पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स चले गए तो जो हेल्दी पर्सन है उसको भी निमोनिया हो सकता है और इसका पॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, राइट। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट मेजर वुड यू टेक टू प्रिवेंट द वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन सी होती हैं, वो डिजीजेस जो कंटामिनेटेड वाटर को पीने से होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा,
टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो अब हम कैसे प्रिवेंट करेंगे इन डिजीजेस को? सिंपल है, हमें जो हमारा डिस्पोजल सिस्टम है, जो हमारा सीवेज वाटर है, जो किचन का वेस्ट वाटर जा रहा है, जो वॉशरूम से वाटर जा रहा है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि हम खुले में छोड़ दें और आगे जाके वो किसी क्लीन वाटर सप्लाई से मिल जाए और वो उसको भी गंदा कर दे। ठीक है, देन जो सीवेज है, एक्सक्रीटा है और जो पीरियोडिक क्लीनिंग का वाटर है वो अलग जाना चाहिए, ताकि उसकी प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, सीवेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, और फिर ही वो पानी वापस से यूज में आए, वो कहीं पर भी हमारे क्लीन पानी के सोर्स के साथ मिक्स ना हो। उसके बाद डिसइंफेक्टिंग कम्युनिटी ऑफ वाटर रिजर्वायर, तो जो भी हमारे वाटर रिजर्वायर हैं, जहां से भी पानी आता है, वहां की पीरियोडिक क्लीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, डिसइंफेक्शन होनी चाहिए, और उस जगह की जहां पर वो पानी स्टोर किया जाता है उसकी भी टाइम टू टाइम क्लीनिंग होनी चाहिए। जैसे अगर हम अपने घरों की बात करें तो हम आजकल क्या होता है कि घरों के ऊपर यूजुअली सबने बड़े बड़े वाटर टैंक्स लगाए होते हैं ना, बड़े बड़े ड्रम टैंक्स होते हैं, और उनमें पानी स्टोर होता है, क्योंकि पानी की सप्लाई 24 आवर्स तो नहीं होती है, तो वो पानी स्टोर कर लेते हैं हम, है ना, और फिर वो जब चाहिए होता है तो टैप खोलते हैं, पानी आ जाता है। तो अब बहुत जरूरी है कि ये जो पानी है इसको प्रॉपरली, ये जो पानी का रिजर्वायर है, मतलब ये जो स्टोरेज जहां पर हम कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो टाइम टू टाइम। उसके बाद जो पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसको हम बॉयल करें हमेशा। देन वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर ओनली। अब हो सकता है कि आपको बड़ी प्यास लगी, आसपास जो भी पानी दिखे, ऐसे टैप है, आपने खोल दिया और पानी पी लिया, नो, दैट माइट बी हार्मफुल, दैट माइट बी डेंजरस। ठीक है, उससे कोई भी डिजीज हो सकती है, तो हमें हमेशा क्लीन पानी ही पीना है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस विद योर टीचर व्हाट डज अ सूटेबल जीन मीन्स इन कॉन्टेक्स्ट टू डीएनए वैक्सीन। तो डीएनए वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में सूटेबल जीन क्या होता है? ठीक है, तो अगर हम सूटेबल जीन की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली क्या है, ये एक स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट की बात हो रही है, जिसको, ठीक है, एक स्पेसिफिक डीएनए का फ्रेगमेंट है, इसको जब हम एक होस्ट की बॉडी में डालेंगे, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा स्पेसिफिक प्रोटीन्स, और ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स है ये किसी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को मार देंगे, ठीक है, होस्ट के अंदर, और इससे क्या होगा, इससे फर्दर इम्यूनिटी मिलेगी उस पर्टिकुलर डिजीज से उस होस्ट सेल को। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये जो पूरा था ना मैंने उसको एक फ्लो चार्ट में बना दिया। ठीक है, तो क्या है कि एक स्पेसिफिक जीन अगर हम बोल रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट है, और ऐसा डीएनए फ्रेगमेंट जिसको जब हम एक सेल के अंदर इंजेक्ट करेंगे, जब वो एक होस्ट के अंदर जाएगा, होस्ट की बॉडी में जाएगा, तो वहां पर ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाएगा। ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स है ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे। ठीक है, और फर्दर ये प्रोवाइड करेंगे उस होस्ट को इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसा तो नहीं कि एक बार कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो गया वापस से नहीं होगा, वापस से वो जरूर एंटर होगा, लेकिन हमारी बॉडी के पास इम्यूनिटी होगी उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट, ऑलरेडी हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी होगी, और वो उस डिजीज को वहीं पर रोक देगा, खत्म कर देगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, उसके बाद तो हम बता पाएंगे कि प्राइमरी कौन से होते हैं और सेकेंडरी कौन से होते हैं। तो अगर हम लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें, आपने लिम्फोसाइट्स सुने होंगे। ठीक है, लिम्फोसाइट से पहले छोड़ो लिम्फोसाइट्स, पहले हम ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड में हमने यूजुअली ये ना दो तरह के सेल्स पड़े होते हैं, RBCs एंड WBCs। ठीक है, तो अगर अब हम लिम्फोसाइट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स एक टाइप का WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। ठीक है, और ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बनते हैं इन लिम्फोइड ऑर्गन्स में। तो बेसिकली दीज लिम्फोइड ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन, maturation
एंड proliferation of these lymphocytes take place। ठीक है, जहां पर ओरिजिनेट भी होंगे, मेच्योर भी होंगे और नंबर में भी इंक्रीज होंगे, दैट इज प्रोलिफरेशन। तो वो जो साइट है दैट इज कॉल्ड लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, उन ऑर्गन्स जहां पर ये सारी चीजें होती हैं वो उन जगहों को हम बोलते हैं, उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब अगर हम लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें तो यहीं से हमें पता चल रहा है क्वेश्चन से दो तरह के होते हैं, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। तो अगर हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें तो वो होते हैं बोन मैरो एंड थाइमस। देयर आर ओनली 2 प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जहां पर ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओरिजिन होता है इन लिम्फोसाइट्स का। उसके बाद फर्दर मैच्योरेशन के लिए और प्रोलिफरेशन के लिए, ठीक है, ये कहां पर जाते हैं, ये जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, टॉन्सिल्स है, पेयर्स पैचेस है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स है। ठीक है, तो ये सारे हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो जब ओरिजिनेट होने के बाद प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ये लिम्फोसाइट्स जाते हैं तो वहां पर इन लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन होती है और इनको जगह मिलती है, एक साइट मिलती है जहां पर ये एंटीजेंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हमारा बहुत ही सिंपल था, आपको सिर्फ नाम बताने थे प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The following are some well-known abbreviations which have been used in this chapter. Expand each one to its full form. सबसे पहले है MALT, then CMI, AIDS, NACO and HIV. तो अगर हम MALT की बात करें that is Mucosa Associated Lymphoid Tissue, right? उसके बाद है CMI. CMI is Cell Mediated Immunity. देन एड्स तो हम काफी पहले से क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद है NACO, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और एब्रीवेशंस मिलेंगी आपको आपके चैप्टर में, तो आप उनको भी साथ में लिख के एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। राइट, तो इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो हमें इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो इनेट इम्यूनिटी जो है दैट इज नॉन पैथोजन स्पेसिफिक। मतलब ये जो इम्यूनिटी है ये किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए नहीं है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। राइट, वहीं पर अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये पैथोजन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब कि किसी एक पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है जब हम पैदा होते हैं, तभी से बाय बर्थ होती है। ठीक है, और ये इनहेरिटेड होती है, मतलब हमारे पेरेंट्स में भी होती है और उन्हीं से ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर आती है। वहीं पर अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये ऐसी इम्यूनिटी है जो हम अपने लाइफ टाइम में कहीं से एक्वायर करते हैं, लाइफ टाइम में हमें ये इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, मतलब अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग पैथोजेंस का एक्सपोजर होता है, हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है और इसी तरह ये जो इम्यूनिटी है ये हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है, दैट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। राइट, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। देन अगर हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें, जैसे कि हमने बात की कि ये कोई पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है, किसी एक पैथोजन के अगेंस्ट नहीं है। राइट, सो इट इज देयर इज नो स्पेसिफिक मेमोरी ऑल्सो। ठीक है, इसकी कोई स्पेसिफिक मेमोरी नहीं है कि अच्छा अब ये इम्यूनिटी है, अब इसको याद रहेगा कि अच्छा ये पैथोजन फिर से आ गया, अब हमने इसको मारना है, हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो उसमें एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है। मतलब होता क्या है कि अगर एक बार हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आया,
ठीक है, कोई बाहर से एंटीजन आया, अब हमारी बॉडी क्या करती है कि पहले तो रिएक्शन फर्स्ट टाइम में एक्सपोजर में यूजुअली रिएक्शन होता है, हमारी बॉडी में जैसे हीट प्रोड्यूस होती है तो फीवर आ जाता है और बहुत तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि बॉडी क्या करती है, उस पैथोजन के अगेंस्ट क्या बनाने लग जाती है, एंटीबॉडीज, ताकि वो अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सके उस पैथोजन से। अब एक बार हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना दी, वो पैथोजन मर गया, अब इन फ्यूचर भी हो सकता है कि वो सेम पैथोजन हमारी बॉडी में आए, हमारी बॉडी उस पैथोजन को एनकाउंटर करे, लेकिन अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, दैट इज वेरी इंटेलिजेंट, उसने एक बार अब वो सेव करके रख लिया है अपनी मेमोरी में कि ये पैथोजन पहले भी आया था और इसके अगेंस्ट मेरे पास एंटीबॉडीज है, तो फटाफट एंटीबॉडीज बनाता है और उस पैथोजन को वहीं मार देता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ था। ओके, उसके बाद है इट ऑपरेट्स बाय प्रोवाइडिंग बैरियर्स अगेंस्ट एंट्री ऑफ पैथोजेनिक एजेंट्स। तो अगर हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो ये कुछ बैरियर्स प्रोवाइड करती है। कैसी होती है इनेट इम्यूनिटी, इसके एग्जांपल्स भी हो जाएंगे यही कि जैसे स्किन है, स्किन एक बैरियर है, ठीक है, कोई भी पैथोजन अगर स्किन के ऊपर है तो स्किन उसको अंदर नहीं जाने देती है, ठीक है, सो दिस इज अ बैरियर, दिस इज इनेट इम्यूनिटी। वहीं पर अगर हम बात करें सलाइवा की, बात करें टीयर्स की, तो इन सब का जो पीएच होता है ना, वो हमारे बॉडी में पैथोजेंस को एंटर नहीं होने देता है। जैसे ही वो पैथोजन एनकाउंटर होता है वहीं पर के वहीं उस पैथोजन को मार दिया जाता है, ठीक है, सिंपल। वैसे ही कुछ सेल्स भी होते हैं जो अगेन बैरियर्स एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे ब्लड के कुछ सेल्स होते हैं जो जैसे ही उनको कोई पैथोजन मिलता है तो वो उस पैथोजन को वहीं के वहीं मार देते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता है। Okay, so these are certain barriers which are present in innate immunity। वहीं पर अगर हम acquired immunity की बात करें तो acquired immunity में क्या होता है कि it produces प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज, मतलब इसमें कुछ प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा पहले तो इम्यूनिटी में, फिर मतलब कि फीवर हुआ, फिर कुछ एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, इसमें कोई बैरियर्स नहीं होते हैं, हमारी बॉडी उसमें रिएक्ट करती है। जैसे ही एक पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और रिस्पॉन्स क्रिएट करती है उस पैथोजन के अगेंस्ट, जैसे कि मैंने बोला फीवर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी एक्चुअली ये दोनों टाइप्स हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, मतलब जो हम अपनी लाइफ टाइम में जो इम्यूनिटी हम गेन कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले है एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये वो इम्यूनिटी होती है जिसमें हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है। सो बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। वहीं पर अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो रेडीमेड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो रेडीमेड एंटीबॉडीज हम ट्रांसफर कर देते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर और उससे इंडिविजुअल क्या करता है, उससे एंटीबॉडीज होती है, उसी से वो फाइट करता है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उस पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है। एक में क्या हो रहा है कि बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, एक पैथोजन आया, हमारी बॉडी ने एनकाउंटर किया, हमारे इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट रिएक्शन किया और एंटीबॉडीज बना दी, ठीक है। वहीं पर पैसिव इम्यूनिटी में क्या हुआ कि एक पैथोजन आया, हमें पता चला हमारी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है, हमने बाहर से एंटीबॉडीज दी ताकि हमारी बॉडी उस डिजीज से लड़ सके, सिंपल एंड क्लियर। उसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है कि इसका जो इफेक्ट होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी में आ चुका है, ठीक है। एंटीबॉडीज बनाई हमारे इम्यून सिस्टम ने अगेंस्ट दैट पैथोजन, अब वो हमारी इम्यून सिस्टम के मेमोरी में है, तो इट इज लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। वहीं पर अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ओके, शॉर्ट टर्म है ये। फिर अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी देखें तो ये स्लोली काम करती है।
अब पैथोजन आया, अभी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, अब एंटीबॉडीज बनी, अब फाइनली वो मतलब जो पैथोजन था वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो गया। तो इट टेक्स टाइम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, सो इट इज स्लो। वहीं पर पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो फास्ट होती है और वो एकदम से इमीडिएट रिजल्ट्स देती है। जैसे कई बार क्या होता है, पेशेंट्स बहुत सीरियस होते हैं, उनकी बॉडी उस इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती है, तो क्या होता है कि फटाफट उनको इंजेक्शन दिया जाता है, बाहर से एंटीबॉडीज दी जाती हैं और इमीडिएटली उनको फर्क पड़ जाता है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ, राइट। अब हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसका एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल ये है कि जैसे एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है फ्रॉम मदर्स मिल्क टू इन्फेंट्स, सो दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। वहीं पर पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इंजेक्टिंग माइक्रोब्स थ्रू वैक्सीनेशन इनसाइड द बॉडी, सो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। दोनों ही लाइफ टाइम में ही, बच्चा पैदा हुआ देन द बेबी स्टार्टेड सकिंग मिल्क फ्रॉम मदर, है ना, तो उस टाइम पर उसको वो एंटीबॉडीज आई, उस टाइम इम्यूनिटी उसको मिली। वहीं पर पैसिव में क्या हो रहा है कि हम सीधा बाहर से एक इंजेक्शन दे रहे हैं जिसमें एंटीबॉडीज हैं और वो वैक्सीनेशन हो रही है और उसी से हमारी इम्यूनिटी बन रही है, राइट। सो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का हमें एक डायग्राम बनाना है। सबसे पहली बात है कि एंटीबॉडीज होते क्या हैं। एंटीबॉडीज हम कब से पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में, राइट। तो इनको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो ये साथ में ही है, ये कोई अलग नहीं है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईजी बोलते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि ये जो आईजी होती है ना, ये फर्दर 5 टाइप्स की होती है, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ठीक है। 5 टाइप्स की होती हैं, जिसकी यहाँ जरूरत नहीं है, बट ऐसे ही जस्ट टू नो, है ना। तो अब ये जो एंटीबॉडीज होती है, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो ये कुछ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है ना। इसमें 2 लंबी चेन्स दिखाई दे रही हैं और 2 छोटी छोटी चेन्स दिखाई दे रही हैं। तो ये जो लंबी चेन्स हैं इनको हम बोलते हैं हैवी चेन्स और ये जो छोटी वाली चेन्स हैं इनको हम बोलते हैं लाइट चेन्स। अब ये जो लाइट चेन और हैवी चेन है, इसमें जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये होते हैं वेरिएबल चेन्स, ठीक है, वेरिएबल रीजन्स, सॉरी नॉट चेन्स, वेरिएबल रीजन्स। वहीं पर अगर हम इनकी बात करें, ये जो नीचे की तरफ है, ये होते हैं कांस्टेंट रीजन्स, ठीक है, इस चेन का कांस्टेंट रीजन। अब अगर आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में ये कनेक्टेड है कहीं कहीं, ठीक है, तो कनेक्ट तो होना पड़ेगा ना, तभी एक दूसरे के साथ ये सारी चेन्स जुड़ी रहेंगी। तो इनको जोड़ने में इनकी हेल्प करते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये कौन से बॉन्ड्स हैं, दीज आर डाई सल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। अब एक और चीज हमें यहाँ पर लेबल दिख रही है, दैट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये जो रीजन्स हैं यहाँ पर आके कौन बाइंड करता है, एंटीजन्स, इसीलिए इनको बोला जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स और इनको लिखा जाता है FAB, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। क्या है ये, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, तो वो फ्रेगमेंट जहां पर एंटीजन बाइंड करता है। और इस वाले रीजन को बोला जाता है FC, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन, जो बेसिकली इफेक्टर सेल के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, तो आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द वेरियस रूट्स by which transmission of human immunodeficiency virus takes place। तो हमें उन रूट्स के बारे में बताना है जहां से ट्रांसमिशन होता है HIV वायरस का, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का जिन रूट्स से ट्रांसमिशन हो सकता है। तो सबसे पहले एड्स क्या है, एड्स होता है ड्यू टू दिस वायरस HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसके अलग अलग मोड्स हैं। सबसे पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट विद अ डिजीज्ड पर्सन। अगर कोई इंसान है जिसको एड्स है, ठीक है, अगर उसके साथ कोई दूसरा इंसान, एक हेल्दी इंसान अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट में आएगा तो उसको ये डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें सेकंड की, सो देयर इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम डिजीज्ड टू हेल्दी पर्सन। मतलब अब ये
अगर मान लो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को ब्लड चढ़ाया जा रहा है विदाउट मतलब गोइंग थ्रू द HIV टेस्ट, तो हो सकता है कि वो एक इन्फेक्टेड इंसान हो और उससे दूसरे इंसान को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, तो जो दूसरा इंसान है जो हेल्दी था, मतलब जिसको ये वाली प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो भी HIV के कांटेक्ट में आ जाएगा और उसको भी एड्स हो सकता है, राइट। उसके बाद शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, मतलब कि अगर किसी भी इंसान ने एक नीडल यूज की है और वो किसी तरह किसी और इंसान ने भी यूज कर ली और जो पहला वाला इंसान था उसको ये HIV वायरस था, ठीक है, उसकी बॉडी में, तो वो यहाँ से उस इन्फेक्टेड नीडल से वो ट्रांसफर हो सकता है उस हेल्दी इंसान में, राइट। बहुत ही सिंपल। देन इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटल कॉन्टैक्ट्स। अब क्या होता है कि जब बेबी मदर के वूम में होता है, यूट्रस में होता है, तो वो एक दूसरे से मदर और बेबी कनेक्टेड होते हैं थ्रू दैट विच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। तो अब इस प्लेसेंटा के थ्रू ही सारा उनका जो भी है मतलब खाना जाना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, देन यू कैन से वेस्ट वापस आना, ये सब कुछ होता है थ्रू दिस प्लेसेंटा, राइट। तो अब इस प्लेसेंटा के थ्रू ही ये मतलब जो कंटामिनेशन है, जो इन्फेक्शन है, वो बेबी में भी जा सकता है, राइट। तो बहुत ही सिंपल से 4 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। कभी भी इन्फेक्टेड नीडल नहीं यूज करनी है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहीं हो रहा है तो मेक श्योर कि वहां पर HIV टेस्ट हुआ हो, तभी वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो। और तीसरी चीज, कभी भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो इंसान है, दूसरा इंसान है, उसको उसमें HIV वायरस हो और वो अब एक हेल्दी पर्सन में चला जाए, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच एड्स वायरस कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। जिस इंसान के अंदर HIV वायरस एंटर हो जाता है, उसकी इम्यून सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है ये HIV वायरस। तो हमें पता है कि एड्स का जो वायरस होता है दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स या ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो इसमें क्या होता है कि एक HIV वायरस होता है, वो अटैक करता है एक ह्यूमन बॉडी पे, बेसिकली वो एंटर करता है एक ह्यूमन बॉडी में और उसके सेल्स को अटैक करता है। वो सीधे से जाता है मैक्रोफाजिस के पास और मैक्रोफाजिस को अटैक करता है। मैक्रोफाजिस में एंटर होता है तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि है RNA उसके अंदर डाल देता है मैक्रोफाज में, और RNA जो है वो कन्वर्ट हो जाता है DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो बहुत सारे वायरल DNA बन जाते हैं, मतलब सेल को लगता है कि ये तो मेरा अपना ही जेनेटिक मटेरियल है, वो उसको रेप्लिकेट करता है और बहुत सारे वायरल DNA बना देता है। अब ये जो वायरल DNA होता है ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट में और ये डायरेक्ट करता है वायरस पार्टिकल्स की सिंथेसिस को, मतलब बहुत सारे वायरस प्रोजेनी बन जाते हैं। वायरस प्रोजेनी जब बन जाते हैं तो अब क्या होता है, इसी टाइम पर जो HIV का वायरस होता है ना, वो T हेल्पर सेल्स में भी, इसको हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ये एंटर हो जाता है T हेल्पर सेल्स में, जहां पर ये रेप्लिकेट करता है और प्रोड्यूस करता है वायरल प्रोजेनी, ठीक है। बहुत सारे वायरस के प्रोजेनी बन जाते हैं। अब ये जो वायरस प्रोजेनी होते हैं ये होस्ट सेल्स को अटैक करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और होस्ट सेल्स को अटैक करते हैं, जिससे कि जो हेल्दी T लिम्फोसाइट्स हैं बॉडी में उनका नंबर कम होता जाता है और उनका नंबर कम होने से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, इंसान की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और फाइनली वो जो एक हेल्दी इंडिविजुअल था वो डिजीज्ड बन जाता है, क्योंकि उसकी अपनी बॉडी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है उस वायरस पार्टिकल के एंटर होने की वजह से, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। मैंने बिल्कुल पॉइंट्स में लिखा था ताकि आपको एकदम से समझ आ जाए, ठीक है। तो इसके साथ आपको एक चीज इस क्वेश्चन के साथ जरूर रिवाइज करनी है, वो है लाइफ साइकिल ऑफ अ रिट्रोवायरस, जो कि आपने पढ़ा है अपनी बुक्स में, एक डायग्राम है ना, बस वो आपको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हाउ इज अ कैंसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सेल। तो अगर हम एक कैंसरस सेल और एक नॉर्मल सेल को डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो अगर हम एक नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो रेट
ऑफ डिविजन होता है, मतलब अगर एक सेल जिस पेस पे डिवाइड कर रहा है, मान लो ये 30 मिनट्स ले रहा है एक सेल को डिवाइड करने के लिए, तो ये उसी पेस पे डिवाइड करेगा। लेकिन एक कैंसरस सेल जो होता है उसकी जो रेट ऑफ डिवीजन है ना वो बहुत फास्टर होती है, बहुत जल्दी जल्दी ये सेल डिवाइड करता है। और नॉर्मल सेल्स के केस में कोई क्लस्टर नहीं बनता है सेल्स का, जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कैंसरस सेल्स में एक मास बन जाता है सेल्स का, जिसे हम बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल सेल होता है उसमें वो एक ही जगह पे रहता है, मतलब जहां का वो सेल है वो अपनी ही लोकेशन में रहेगा, वो लोकेशन अपनी शिफ्ट नहीं करेगा। लेकिन एक कैंसरस सेल जो होता है वो नेबरिंग टिश्यूज में भी मूव कर जाता है और उस टिश्यू की फंक्शनिंग को भी खराब करता है, राइट। सो यही दो मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन अ नॉर्मल सेल एंड अ कैंसरस सेल। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस हमें मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के केस में देखने को मिलता है। तो ट्यूमर्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। ये बेनाइन ट्यूमर्स एंड सेकंड इज मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो बेनाइन ट्यूमर्स वो होते हैं कि जहां पर सेल्स की ग्रोथ होगी एक ही जगह पर होती रहेगी, ठीक है, वो इधर उधर फैलते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह को नहीं जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की, तो ये वो ट्यूमर्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं वाया ब्लड स्ट्रीम। ओके, तो इसमें ये बेसिकली एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो कैंसरस सेल्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सेल जो होता है वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करता है, बहुत फास्टर डिवाइड करता है, जिससे कि ट्यूमर बनता है। ये ट्यूमर जो है वो धीरे धीरे शेड ऑफ होता है और इस ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद ये ब्लड के थ्रू डिफरेंट रीजन्स में चले जाते हैं ब्लड के, ठीक है, और वहां पर जाके नए ट्यूमर्स बनाते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो मेटास्टेसिस है इसका मतलब है कि जो कैंसर का स्प्रेड है, जो कैंसरस सेल्स का स्प्रेड है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में जा रहा है, ठीक है। सो इट इज अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग कैंसरस सेल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय अल्कोहल और ड्रग अब्यूज, ठीक है। तो अल्कोहल और ड्रग अब्यूज के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो अल्कोहल, अगर कोई भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में अल्कोहल ले रहा है दैट इज फाइन, लेकिन अगर यही अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाए, बहुत शराब पीने लग जाए, तो उसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं उसकी अपनी बॉडी पे। कैसे? उससे लिवर डैमेज हो सकता है और उससे नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है उस इंडिविजुअल का, ठीक है। उसके बाद उस इंसान को डिप्रेशन, फटीग, एग्रेशन, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे के सारे इश्यूज आ सकते हैं। वहीं पर हार्ट फेलियर, मतलब एक्सट्रीम केसेस में देखा गया है कि हार्ट फेलियर और जिससे कि इट समटाइम्स इट रिजल्ट्स एन इंडिविजुअल टू लैंड इनटू अनदर सिचुएशन दैट इज कॉल्ड कोमा, ठीक है, कोमा में जा सकता है। और इवन एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से एक इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब इससे सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एक इंडिविजुअल जो ले रहा है उसी को प्रॉब्लम्स है, इससे प्रॉब्लम होती है फैमिली को भी, क्योंकि फैमिली में भी डोमेस्टिक वायलेंस का क्वारल्स, फ्रस्ट्रेशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये सोसाइटी को भी अफेक्ट करता है और ये हमारे सोशल नेटवर्क को भी खराब कर देता है। एक एडिक्टेड पर्सन होगा उससे सब लोग दूर रहना चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे इससे बात करें, मेरी फैमिली का कोई मेंबर इससे बात करे, क्या पता वो भी इन चीज़ों में पड़ जाए। तो इससे उसका एक सोशल नेटवर्क खराब होता है। और ऐसे ही अगर मान लो कोई एक जगह है जहाँ पर सब लोग रोज शाम को वॉक करने आता है, वहीं पर एक ऐसा इंसान आए जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा कंज्यूम, मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन की हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया हो, तो वो अपने सेंसेस में नहीं होगा, वो वहाँ के एटमॉस्फेयर को खराब करेगा, वहाँ पर उससे कोई बात नहीं करना चाहेगा, कोई घूमना नहीं चाहेगा, राइट। सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, नॉट ओनली ऑन दैट इंडिविजुअल बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स फैमिली एंड सोसाइटी।
तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बी पार्ट की, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एब्यूज। तो अगर हम वर्ड ड्रग की बात करें तो ड्रग वर्ड सिर्फ एज अ ड्रग नहीं यूज होता है, ठीक है, जिसको हम एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं। यूजुअली हम इसको यूज करते हैं फॉर मेडिसिन ऑल्सो, लेकिन सिर्फ तब तक जब ये एक लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। बट कई बार ऐसा होता है कि लोग इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेना शुरू कर देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं ड्रग एब्यूज, मतलब ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें एक इंडिविजुअल एडिक्ट हो जाता है इस ड्रग के लिए और वो उसको छोड़ नहीं पाता। अगर उसे वो ड्रग ना मिले तो उसे लगता है कि वो लाइफ मतलब वो जी ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसमें ना कि सिर्फ उस इंडिविजुअल को प्रॉब्लम हो रही है बट उसके फैमिली मेंबर्स को प्लस उसकी सोसाइटी को भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात है कि उस इंडिविजुअल को क्या है, तो इट इम्पेयर्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके बाद उसके बहुत सारे ऑर्गन्स की माल फंक्शनिंग हो जाती है, ढंग से काम नहीं करते हैं, जैसे कि लिवर है, किडनीज हैं। और अब क्योंकि इंडिविजुअल इतने एडिक्टेड होते हैं ड्रग्स के लिए कि वो सेम सिरिंजेस यूज करते रहते हैं, और जिससे HIV का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फेक्टेड सिरिंज हो सकता है कि जो दूसरा इंडिविजुअल हो वो HIV वायरस उसके अंदर हो, तो वो भी इन्फेक्टेड नीडल से दूसरे इंसान में आ जाए तो उसे भी HIV हो जाए, ठीक है। उसके बाद इससे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और डिप्रेशन भी हो जाता है इंडिविजुअल्स में, और इससे वो अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कराए, अपनी फैमिली के लिए भी, क्योंकि एक इंसान जो स्टेबल नहीं है उसकी फैमिली भी स्टेबल नहीं हो पाएगी, और जिस सोसाइटी में वो रहेगा वहाँ भी कोई ना कोई न्यूसेंस क्रिएट होती रहेगी, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डू यू थिंक दैट फ्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस वन टू टेक अल्कोहल और ड्रग्स? इफ यस, हाउ मे वन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम सच एन इन्फ्लुएंस? तो क्या आपको लगता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं क्या वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ड्रग्स लेने के लिए या अल्कोहल कंजम्पशन के लिए? तो ऑब्वियसली कर सकते हैं वो आपको इन्फ्लुएंस। तो अब हम कैसे उन चीज़ों से बचे रहें, कैसे हम खुद को ड्रग्स से और अल्कोहल से बचा कर रखें? तो उसमें बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, जैसे कि हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें ड्रग्स या हमें अल्कोहल नहीं लेना है तो हमें नहीं लेना है। वी हैव टू स्टे स्ट्रांग, आवर विल पावर शुड बी स्ट्रांग, ठीक है। देन वन शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ सच फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि आपके सर्कल में कोई ऐसा है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो आपको एक तो ये किसी बड़े को बता देना चाहिए ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, और आपको पर्सनली उस चीज़ से थोड़ा, उस दोस्त से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ठीक है। बिकॉज यू आर नॉट मेच्योर इनफ टू हैंडल दो सिचुएशंस, बट आप किसी एल्डर को, टीचर को, पेरेंट को, किसी को बता सकते हो ताकि आपके उस फ्रेंड को भी उस सिचुएशन से बाहर निकाला जा सके। देन वन शुड सीक द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, बार बार बोल रहा है, आप नहीं करना चाहते हो, या कुछ गलती से कभी आपने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया या ड्रग कंज्यूम कर लिया एंड यू डोंट फील गुड, जस्ट सिंपल एज दैट, गो टू योर पेरेंट्स, उनसे बात करो, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। उसके बाद वन शुड टेक प्रॉपर नॉलेज एंड काउंसलिंग अबाउट द ड्रग यूज। तो ये जो टॉपिक है ड्रग एब्यूज का, क्यों है ये हमारी बुक्स में, ठीक है। अल्कोहल भी एब्यूज है, मतलब एक तरह से अल्कोहल की कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन, एक्सेसिव कंजम्पशन, ये क्यों है हमारी बुक में? वो इसीलिए है ताकि आपको अवेयर किया जाए, आपकी नॉलेज बढ़े इन सब से कि क्या होता है ड्रग एब्यूज से, क्या होता है एक्सेसिव अल्कोहल लेने से, या इन सब चीज़ों में इस स्टेज पे आके इन्वॉल्व होने से, या इन फ्यूचर अगर कोई आपको ऐसा मिलता है या आप इन चीज़ों की तरफ जाते हो तो क्या होगा। तो वन शुड बी अवेयर, वन शुड हैव प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। देन वन शुड सीक इमीडिएट प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अगर आपको लगता है कि गलती से ऐसी कोई चीज़ हो गई है और अब आपको लग रहा है कि आप उस चीज़ के लिए एडिक्टेड हो गए हो, लेकिन आप अभी भी सेंसेस में हो, आपको समझ आ रहा है कि क्या गलत हो रहा है, तो ऑब्वियसली वन शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ एनीवन। किसी से नहीं डरना है, सीधे से जाना है और अपने पेरेंट्स को बताना है, प्रोफेशनल हेल्प लेनी है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है,
ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, सो यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज एंड एल्कोहल अब्यूज. ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की. Why is that once a person starts taking alcohol or drugs, it is difficult to get rid of this habit? Discuss it with your teacher. तो अगर कोई इंसान ड्रग लेने लग जाता है, अल्कोहल लेने लग जाता है, तो उससे उसको दूर रहना, मतलब उससे छुटकारा पाना उसके लिए डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? तो उसका है कि जो ड्रग और एल्कोहल अब्यूज है, जो इनकी कंजम्पशन है, वो एक इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर होती है. ठीक है, अगर कोई इंसान है वो एक लंबे टाइम तक एल्कोहल लेता रहे, ड्रग्स लेता रहे, तो उसके लिए जो एक नॉर्मल स्टेट है उसकी, वो उसी में होगी. ठीक है, वो एक नशा रहेगा और उसी नशे में उसको लगेगा कि आई एम नॉर्मल. ठीक है, अब जैसे ही वो उसका असर खत्म होना शुरू होगा, तो उस इंसान को लगेगा कि देयर इज समथिंग नॉट वेल विद हिम, है ना. तो उसको उस चीज में उसको लगेगा कि दिस इज नॉट माय नॉर्मल स्टेट. तो जब वो उस स्टेज में आएगा तो उसके वो विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि ये क्या होता है कि जो ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल होता है, ये नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है. ये नर्वस सिस्टम पे जब एक्ट करता है तो इनिशियली तो ये इसी पे एक्ट करेगा, तो वो हमारे लिए एक नॉर्मल स्टेट हो जाएगी कि ठीक है, ड्रग्स लिया या अल्कोहल लिया तो हम जो भी इंडिविजुअल होगा उसकी बॉडी पे वो एक नॉर्मल स्टेट वाले कि मैं नॉर्मल हूँ, उस इंसान को ऐसा लगेगा और वो उसके लिए एक नॉर्मल स्टेट होती जाएगी, है ना. अब धीरे धीरे जब ये चीज़ बढ़ती जाएगी, ये जो यूज है ये बढ़ता जाएगा अल्कोहल और ड्रग का, तो वो उसकी बॉडी के और ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट करेगा. और जैसे ही उससे ये दोनों चीजें छीन ली जाएंगी, उसको नॉर्मल स्टेट में रहने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी, जो कि एक्चुअल नॉर्मल स्टेट है. ठीक है, सो रिपीटेड इनटेक ऑफ ड्रग इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ बॉडीज रिसेप्टर्स लीडिंग टू मोर ड्रग कंजम्पशन. तो उससे हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो अल्कोहल और ड्रग को कंज्यूम करने के लिए जो इसके रिसेप्टर होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं. मतलब जो टॉलरेंस होती है बॉडी की वो बढ़ जाती है और उससे इंसान और ड्रग्स लेता रहता है और तभी उसको लगता है कि वो एक नॉर्मल स्टेट में है. ओके, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17. In your view, what motivates youngsters to take alcohol or drugs and how can this be avoided? तो आपको क्या लगता है कि यंगस्टर्स को क्या चीज़ मोटिवेट करती होगी अल्कोहल और ड्रग्स लेने के लिए, और हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम बात करें कि क्या चीज़ मोटिवेट करती होगी, तो उसमें ये है कि एक तो लोगों को लगता है कि देयर इज सम एडवेंचर. आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, आप बोल सकते हो, एडवेंचर होना चाहिए लाइफ में, राइट. तो उस एडवेंचर के चक्कर में और एक्साइटमेंट के चक्कर में लोग ड्रग्स और अल्कोहल के मतलब यू कैन से वेब में फंस जाते हैं. ठीक है, जाल में फंस जाते हैं. दूसरा कि एक्सपेरिमेंट, एक बार लेके देखते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसके बाद हम नहीं लेंगे. बट इनका जो आप वही बात है ना कि टॉलरेंस बॉडी की, एक बार आपने लिया, आपकी बॉडी की टॉलरेंस बढ़ेगी और आप उसको बार बार लेना चाहोगे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, एक बार दो बार, और उसके बाद वो एक हैबिट डेवलप हो जाएगी. देन टू ओवरकम नेगेटिव इमोशंस. अब लाइफ अगर हम देखें, अगर आप बच्चों की लाइफ में हम देखें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. ठीक है, कंपटीशन है तो स्ट्रेस है. ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस फैमिली की तरफ से आता है, थोड़ा स्कूल की तरफ से आता है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये मतलब हम डील नहीं कर पा रहे हैं, सो दे स्टार्ट टेकिंग दीज ड्रग्स और एल्कोहल्स, है ना. तो उससे उनको लगता है कि अब हम नॉर्मल हैं. अब ये जो हमारे नेगेटिव इमोशन है ना, जैसे स्ट्रेस है या हार्ट ब्रेक्स हैं, बहुत ही कॉमन है. हार्ट ब्रेक्स के केसेस में भी जो यंगस्टर्स हैं वो अल्कोहल और ड्रग्स का यूज करते हैं, वो उस डायरेक्शन में चले जाते हैं. बट दीज आर वेरी टेम्परेरी थिंग्स आई कैन से. ठीक है, एग्जाम देने हैं, पास होना है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत स्ट्रेस लेना है. ठीक है, हार्ट ब्रेक्स आर कॉमन, है ना, तो उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है. तो इन सब चीज़ों के चक्कर में, नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करने के चक्कर में, जैसे ड्रग और अल्कोहल जाते हैं, उनको लगता है कि अब सब ठीक है. सो दैट इज रॉन्ग. ओके, देन न्यूज़पेपर्स
इंटरनेट एंड मूवीज। अब अगर आप न्यूज़पेपर खोलो आपको ऐसी ही न्यूज़ देखने को मिलेगी, आप इंटरनेट खोलो आपको इससे रिलेटेड इतना सारा कुछ, इतना डेटा मिलेगा कि लोग फिर वही बात है एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद अगर मूवीज देखो तो मूवीज में भी आजकल यही दिखाया जा रहा है। इसकी वजह से यंगस्टर्स को लगता है कि कुछ तो अच्छी चीज है ना। इसीलिए पेरेंट्स बहुत सिलेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को मूवीज दिखाने में, ठीक है। तो हमें भी मूवीज देखनी है बट हमें ये सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो हमें बेस्ट कौन गाइड करेगा, हमारे पेरेंट्स। देन अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली। कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज जो है वो अनस्टेबल होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं पेरेंट्स के बीच में या फिर सिबलिंग्स के बीच में प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप से कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे आप बहुत अच्छे नहीं हो पढ़ाई में, तो पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट कम रहता है कि तू अच्छे से नहीं पढ़ते, जो डांट पड़ती रहती है, ठीक है, मतलब देयर आर मेनी थिंग्स, राइट। तो उसके केस में भी बच्चे जो है वो अल्कोहल और ड्रग के रास्ते पे जाते हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक है। दीज आर टेम्परेरी फेजेस ऑफ लाइफ, अगेन आई एम सेइंग दीज आर टेम्परेरी फेजेस ऑफ लाइफ, ये निकल जाएंगे, लेकिन इनको ओवरकम करने के लिए हमें किसी गलत डायरेक्शन में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर तो आजकल वही बात है कि बहुत ही कॉमन है, मतलब लोगों को लगता है कि मेरा फ्रेंड ले रहा है, कुछ नहीं हो रहा, देखना कितना इंटेलिजेंट भी है, कितना एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, कोई स्ट्रेस नहीं है। बट वो स्ट्रेस वो तभी तक है जब तक वो उसका असर है आपकी बॉडी पे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। जैसे ही वो असर खत्म हो आपको और लेना चाहोगे और उसके बाद क्या होगा, आदत पड़ जाएगी। और वो पीयर प्रेशर के चक्कर में कोई आपका फ्रेंड बोलेगा अरे ले कुछ नहीं होता है, एक बार की बात है, नो, दैट इज रॉन्ग। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, जस्ट अप्रोच योर टीचर और योर पेरेंट्स, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या आते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं दे मोटिवेट एंड ट्राई टू इंक्रीज द विल पावर ऑफ द चाइल्ड। पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरे बच्चे की विल पावर इतनी स्ट्रांग हो कि ये काम मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रग एब्यूज और एल्कोहल कंजम्पशन, हम इन जनरल बात करें, ठीक है। समटाइम्स आपके पेरेंट्स बोलते कि बेटा ये चीज़ नहीं करनी है, ये अभी आपका टाइम नहीं है, ये गलत है, या जैसे एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये वाला तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ लूंगा। आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं चीटिंग नहीं करनी, गलत बात है ना। तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको इतना इनकरेज कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं ताकि आपकी विल पावर जो है वो स्ट्रांग हो। उसके बाद पेरेंट्स शुड एजुकेट देयर चिल्ड्रन एंड अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल। पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बताते हैं तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए कि एल्कोहल के बैड इफेक्ट्स क्या है। उसके बाद चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू डिवोट देयर एनर्जी इन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। योगा करो, गेम्स खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, ठीक है, रनिंग जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ वो आजकल समर कैंप्स चले हैं, राइट, तो समर कैंप्स में जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। और अगर आप अल्कोहल और ड्रग्स से बचे रहोगे तो आप ये सारी लाइफ की ये सारी चीज़ें इंजॉय करोगे। यू कैन नॉट बी बेस्ट इन एवरीथिंग बट यू कैन इंजॉय योर लाइफ, ठीक है, मतलब इंजॉय योर लाइफ इन द सेंस यू कैन गो एंड प्ले आउटडोर्स, यू कैन रीड बुक्स, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, सो देयर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। Then coming on to the last one, proper professional and medical help should be provided to a child if sudden symptoms of depression and frustration are observed। तो अगर आपको लगता है कि आप में डिप्रेशन आ रहा है या आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो मेडिकल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको भी आपको मेडिकल हेल्प के लिए लेके जाना चाहिए। अगर आपको ये सेम चीज़ लग रही है आपके किसी फ्रेंड में तो उसके बारे में भी आपको नहीं डील करना है, यू आर टू यंग टू हैंडल ऑल दोज थिंग्स, बट टेल योर पेरेंट, टेल योर टीचर, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो आई होप जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।